દાદરા નગર હવેલીના સાંસદ મોહન ડેલકરે હોટલમાં સુસાઇડ કરી લેતા દેશભરમાં ચર્ચાનો મુદ્દો બન્યો હતો। તેમણે લખેલ સુસાઇડ નોટની અંદર પણ ઘણા બધા મોટા ખુલાસા કર્યા હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે। ત્યારે સાંસદે કરેલા અપઘાતને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભાના સાંસદ એવા સંજય સિંહનું મહત્વનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। દાદરાનગર હવેલીના સાંસદ મોહન ડેલકરે હોટલમાં સુસાઇડ કરી લેતા દેશભરમાં ચર્ચાનો મુદ્દો બન્યો છે। જોકે તેમણે લખેલી સુસાઇડ નોટની અંદર પણ ઘણા બધા મોટા ખુલાસા પણ કર્યા હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે। સાંસદે કરેલા અપઘાતને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભાના સાંસદ સંજય સિંહ આજે સુરત ખાતે એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેઓએ દાદરાનગર હવેલી જવા માટે નીકળ્યા હતા અને સાંસદ મોહન ડેલકરના પરિવારને સાંત્વના આપવા માટે તેઓ દાદરાનગર હવેલી ખાતે હવે પહોંચશે। ત્યારે સુરત એરપોર્ટ ખાતે પહોંચેલા સંજય સિંહે જણાવ્યું હતું કે લોકસભાના સાંસદ જ્યારે આત્મહત્યા કરી લે છે ત્યારે કેટલી ગંભીર બાબત છે તે પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ। દાદરાનગર હવેલીમાં મોહન ડેલકર ખૂબ જ લોકપ્રિય નેતા તરીકે વર્ષોથી જાણીતા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા તેમણે માનસિક ત્રાસ આપ્યા હોવાના કારણે મોહન ડેલકરે આપઘાત કરી લીધો હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે, જે ખૂબ જ દુઃખની બાબત છે। सूरत महानगर पालिका में आपको जिस तरह की सफलता मिली, गुजरात की सफलता पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और इसमें अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व और गुजरात के हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत और यहाँ की जनता को सैल्यूट करना चाहूँगा। उनको सर झुका के प्रणाम करूँगा, नमन करूँगा। उन्होंने ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी की नीतियों को देश भर में स्वीकार्यता मिल रही है, ऐसे समय में जब दिल्ली के मॉडल की सराहना पूरे देश में हो रही है, गुजरात की जनता ने सबसे पहले आगे बढ़ के उस मॉडल को स्वीकार किया है और सूरत नगर निगम में अपोजिशन का जो दायित्व दिया है, विपक्ष की भूमिका निभाने का जो दायित्व दिया है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बखूबी उसको निभाएगी। और ये बात और स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से यहाँ साफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर सकता है, कोई इसको रिप्लेस कर सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी है। दूसरा, जिस तरह का केंद्र सरकार का रवैया पिछले दिनों देखने को मिला, उससे ये समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि ये चंद पूंजीपतियों की पार्टी है और उन्हीं के लिए पूरी सरकार चल रही है। आपने देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान एकमात्र क्षेत्र कृषि क्षेत्र था जहां पे जीडीपी ग्रोथ हुई थी, और आज उस कृषि क्षेत्र को नीलाम करने की कोशिश हो रही है चंद पूंजीपतियों के हाथ में। बड़े बड़े इस देश के अंदर जमींदार पैदा किए जाएंगे, लाखों एकड़ की ज़मीन वो कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मर्स से लेंगे और बाद में उस ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। ऐसी इनकी एक बड़ी नीति है। दूसरी बात, जिस तरह से बजट आया है इस साल का, उस बजट को आप देखेंगे तो सारे व्यापार को, सारे उद्योग को, सारे PSUs को बेचने की एक योजना है। तो देश बेचो योजना के तहत आप देश को तरक्की पे नहीं ले जा सकते। एक सरकार का दायित्व होता है देश की संपत्तियों को बढ़ाना। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्तियां, रेल हो, सेल हो, कोल हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्टेडियम हो, BPCL हो, LIC हो, बैंक हो, सब कुछ बेचा जा रहा है। ऐसे कैसे हिंदुस्तान तरक्की करेगा? इससे तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सारे PSUs को बेचने का मतलब आप समझ रहे हैं? जिस एयरपोर्ट पे हम लोग उतरते थे तो जहाँ लिखा रहता था सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट पे हम लखनऊ में उतरते थे तो वहाँ लिखा रहता था कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एयरपोर्ट, आज वहाँ लिखा रहता अडानी एयरपोर्ट। ये हम कैसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? भारत माता की जय अगर हम लगाते हैं तो भारत माता की रक्षा, उनकी संपत्तियों की रक्षा, उनके बेटों की संपत्तियों की रक्षा, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्तियों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। और अगर उस दायित्व को सरकार पूरा नहीं